नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और सर, आज से आपका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है जो 9 से 10 में चलेगा। और आज का जो क्वेश्चन नंबर टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझना। और जो आप लोग समझ रहे होंगे कि आप पीडीएफ कहाँ दीजिएगा, तो आपका जो पीडीएफ मिलेगा सर जी, पीडीएफ वो आपको PKSY मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर PKSY मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको इस टेस्ट का भी पीडीएफ मिलता है और आपको टारगेट बैच का जो कंप्लीट टारगेट बैच डेली जो चलेगा मंडे टू फ्राइडे, उसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी पीडीएफ नहीं डाला गया है, लेकिन जैसा ही चैप्टर भी इंट्रोडक्शन ही आज दिए थे, जैसा ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलता जाएगा इस चैनल PKSY मैथ्स पर, या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला नंबर जो आपको सवाल रहा सर, ये है कि किसी समचतुर्भुज का जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल निकालना। तो समचतुर्भुज का एक भुजा दिया है और विकर्ण दिया है। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। इनका भुजा दे रखा है और विकर्ण दे रखा है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और इनके किन्हीं भी दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले समचतुर्भुज के बारे में समझिए कि यदि रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इनके किसी भी दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर θ1 प्लस θ1 है तो इनका जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री। इन दोनों कोण को भी योग करेंगे तो 180 डिग्री, इन दोनों कोण को भी योग करेंगे तो भी 180, और इन दोनों कोण का भी योग करेंगे तो भी 180 डिग्री। तो समचतुर्भुज के किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री होता है और समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के भुजा समानांतर भी होते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होंगे। अगर समचतुर्भुज है सर, तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होंगे। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। पूरे चतुर्भुज में आपको बताएं कि पूरे चतुर्भुज के खानदान में दो ही ऐसी आकृति है जिनका विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। कौन कौन से? तो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, स्क्वायर और रोम्बस। और जिस चतुर्भुज का विकर्ण समकोण को समद्विभाजित करते हैं, जिस चतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज का विकर्ण कोण को भी समद्विभाजित करेंगे। मतलब अगर विकर्ण गुजरा तो इस सभी कोण को बराबर बराबर भाग में विभाजित करेंगे। और जिस चतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उनका क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। अभी समचतुर्भुज का वर्ग विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दिया है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो या तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है या तो होगा आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, या तो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इन दोनों में किसी एक को लगाएंगे। अगर आधार और लंबवत, शीर्ष लंबवत दिया हुआ है, इसी आधार पर लंबवत, तो आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, या तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर इसका मान एक भुजा 13 दे रखा है,
विकर्ण का मान दिया है कि D1 दे रखा है 10। अगर 10 दिया है सर तो 2 बराबर भाग में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा। 10 है तो 5 और 5 पर। अब बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 13 है 5 है तो आप कहिएगा कि 1 बनेगा 12। 5 12 13, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हुआ। D1 आया 5 5 10 तो D2 कहिएगा कि 12 12 24, विकर्ण आ गया 24। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल 10 गुना 24। 2 से आपको कटा 12 बार में 24, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल आया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल आप आइए नेक्स्ट सवाल पर कि 1 के बाद 2 नंबर सवाल आपको क्या कहा है। 2 नंबर सवाल पर आइए। आप इस चैनल पर जितने दोस्तों को आप जोड़ सकते हैं सभी को जोड़िए। आपको जितना आईडी है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पर शेयर कीजिए कि अब टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। और लाइक और कमेंट भी कीजिए। और सर अभी जो टारगेट बैच हम स्टार्ट किए हैं तो ये अभी लाइव नहीं है, अभी वीडियो अपलोडेड है। 1-2 सप्ताह चलेगा, उसके बाद आपको लाइव करेंगे। तो तब तक सोच रहे हैं कि अगर मंडे टू फ्राइडे आपको टारगेट बैच चलेगा और मंडे टू फ्राइडे ये आपको टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि जब तक लाइव नहीं है हो रहा है, जब तक अगर लाइव हम नहीं आ पा रहे हैं, तब तक सेट को हम सोच रहे हैं कि सैटरडे और संडे कर दें। संडे और सैटरडे मतलब सप्ताह में अभी 2 ही दिन टेस्ट दें। अगर लाइव का व्यवस्था हो गया और जिस दिन से लाइव हो जाएगा तो सोच रहे हैं कि उस समय आपको मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज भी चलेगा और मंडे टू फ्राइडे टारगेट बैच भी चलेगा। तो इस पर आप लोग का कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का क्या विचार है इस पर। डेली मंडे टू फ्राइडे टेस्ट रहेगा कि अभी मंडे टू फ्राइडे टारगेट बैच ही दे और संडे सैटरडे मात्र 2 ही दिन टेस्ट सीरीज दे। तो इस पर आप लोग जरूर गौर कीजिए, विचार विमर्श कीजिएगा और विचार विमर्श करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा सर। और 2 नंबर सवाल पर आप आइए कि जो 2 नंबर सवाल आपका आज का है, ये 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर जो सवाल कहा, एक गोला और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। गोला और घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अगर हम a² का मान निकालेंगे तो आप कहिएगा a² बराबर आपको आ गया 4πr²/6 आ गया। a² बराबर 4πr² आया। अगर a का मान निकालेंगे तो आप a का मान निकाल दीजिएगा कि जो a का मान होगा वो आपको a का मान हो गया 2r और गुना में √π/√6 हो गया। वर्गमूल कर दिए तो 4r² का वर्गमूल 2r आया और पाई का वर्गमूल √π और 6 का वर्गमूल √6 आया। तो हम क्या किए कि a को r के रूप में चेंज कर दिए। आपको गोला और घन के आयतन का वर्ग का मान पूछ रहा है कि गोला और घन के आयतन, सबसे पहले आयतन हम इनका निकाल रहे हैं और गोला का आयतन होता है 4/3πr³ और घन का जो आयतन होता है वो भुजा के क्यूब a³ होता है। घन का आयतन भुजा के क्यूब होता है a³। a³ को आप लिख सकते हैं a² गुना a, या तो आप डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हैं। तब a² का मान दे रखा है 4πr² और a का जो मान दे रखा है वो 2r और √π और बटा में √6 दे रखा। a² गुना a² का मान और a का मान पुट कर दिए। देखिए कट रहा है तो काट देंगे। πr³ और πr³ कट गया। r² r से गुना किए तो πr³ समाप्त हुआ। और कहीं कट रहा, 4 से 4 कट गया, 3 दूना का 6 भी कटा और 3 से 3 कटा, ये √6 ए साइड आ गया और √π यहीं रह गया। तो इनका आयतन का जो अनुपात आया √6 अनुपात √π, लेकिन इनका आयतन का नहीं पूछ रहा, आयतन के वर्ग का अनुपात पूछ रहा कि आयतन का वर्ग का अनुपात क्या होगा। तब आयतन का वर्ग करेंगे तो √6 का वर्ग किए तो 6 और √π का वर्ग किए तो π, 6 अनुपात π आंसर इसका आया।
2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया 6:पाई। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 2 के बाद 3 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। तीसरा नंबर सवाल पर आइए सर। तीसरा नंबर जो सवाल आपको बोला गया, ये बोला जा रहा है 3 नंबर सवाल कि 17 के पावर 256 के प्रसार में अंतिम अंक निकालना। अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक निकालने जा रहे हैं। आपका इकाई अंक निकालने के लिए बताए हैं, ये भी बताए हैं कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 1056 रहता है तो 1056 रहेगा, इनका इकाई अंक चेंज नहीं होता, इनका इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं, 1056 का इकाई अंक चेंज नहीं होता। अगर 1056 के अलावा कोई भी संख्या है उसके पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग दे करके शेषफल को लेंगे। जो शेषफल आएगा लास्ट डिजिट में उतना ही पावर चढ़ाकर मान निकालना। अगर 4 से पावर में भाग दिए और पूर्णतः विभाजित हुआ मतलब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो उसके पावर में आप रखिएगा 4। अगर पूर्णतः कट जाएगा तो पावर में कितना रखना है 4। और अगर सम संख्या के पावर 4 रखते हैं तो इकाई अंक 6 आता है और विषम संख्या के पावर 4 रखते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, परंतु 1056 को छोड़कर। ये आप देखिए कि लास्ट में कौन सा संख्या, तो कहिएगा 7, जो 1056 में नहीं है। इसके पावर में कितना से भाग देने की आवश्यकता है, तो इसके पावर में भाग देंगे 4 से, और 4 से वे संख्या कटता है जो लास्ट का 2 डिजिट कटता है। तो लास्ट के 2 डिजिट 56 में 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 आया। अगर पूर्णतः कटा तो पावर में कितना लिखना है 4। सम संख्या है 7 की विषम, कहिएगा कि विषम और विषम संख्या के पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है 1। 7 को 4 बार गुना करेंगे, इकाई अंक 1 आएगा। नेक्स्ट सवाल आइए 3 के बाद 4 नंबर पर कि 4 नंबर सवाल आपको क्या बोला गया। 4 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है आपको सर, 4 नंबर सवाल पर गौर फरमाना। एक आयताकार कागज, आपको नेक्स्ट इससे पहले प्रीवियस सेट में बताए कि अगर किसी त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज को किसी भी भुजा के अनुदिश घुमाते हैं तो जो ठोस आकृति निर्माण होता है वो ठोस आकृति शंकु का निर्माण होता है। परंतु यदि आयत है, आयत के या तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए या तो लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया जाए, तो आयत के मोड़ने से जो आपको आकृति ठोस आकृति निर्माण होता है वो बेलन का होता है। तो त्रिभुज से शंकु का निर्माण होता है और आयत से बेलन का निर्माण होता है। अभी ये आयत पर ही दिया गया है क्वेश्चन कि यदि एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई दे रखा है कि लंबाई जो है इनका लंबाई 44 दे रखा है, लंबाई है जो 44 है और जो ऊंचाई है चौड़ाई है जो 6 है। आप कहा कि इस तरीका से इस कागज को मोड़ा, बेलन बनाया कि बेलन की ऊंचाई 6 हो गया। 6 होगा का मतलब कि चौड़ाई के अनुदिश इसको मोड़ा गया। अगर इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़े तो इस तरीका से आपको आकृति निर्माण हुआ और ये बेलन का ऊंचाई 6 रह गया। लेकिन ये देखिए सर कि आपका जो ये राउंड हुआ, ये वाले राउंड, ये जो राउंड हुआ ये आपको पूरा लंबाई हुआ राउंड। कौन सा हुआ? पूरा लंबाई राउंड हुआ। इसके कागज लेकर समझाते हैं, कागज लाओ तो, कि देखिए इस तरीका से वही लाओ, एक पेज ले आओ। बात को समझना कि अगर ये दिया गया है आपका पेज, तो ये पेज जो दिया है सर, ये देखिए लंबाई है और एक यह चौड़ाई। अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहा तो इस तरीका से हम मोड़ करके बेलन बना दिए, और मोड़ कर बेलन जब बनाए तो जो चौड़ाई था वो आपको हाइट हो गया। बेलन का जो चौड़ाई था सर वो क्या हो गया? आपका हाइट। लेकिन जो ये वृत्ताकार भाग को देखना कि अगर जो है वृत्ताकार भाग बना, ए वाले पार्ट पूरा, ये वृत्ताकार भाग जो बना है ये पूरा लंबाई वाले का बना है कि लंबाई को मोड़कर बनाया गया। तो अगर जो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है तो इनका जो परिमाप होगा 2πr इनके लंबाई के बराबर होगा, और इनका 2πr बराबर दे रखा है कि 2πr बराबर 44 है। 2π का मान 22/7 और r 44 को 44 लिख दें, 22 गुना का 44, r का मान 7 आ गया। इसका रेडियस ही पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा, तो हम कहेंगे कि रेडियस इनका 7 सेंटीमीटर होगा। तो मोड़कर जो बनाया गया बेलन, और बेलन का रेडियस कितना हो गया? 7। अगर इनका लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए
तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो इसका जो चौड़ाई होगा वो परिमाप के बराबर होगा 2πr बराबर चौड़ाई। लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे, जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है वो ऊंचाई होता है। अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो लंबाई ऊंचाई हो जाएगा और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो चौड़ाई ऊंचाई होगा। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो 2πr बराबर इनका लंबाई और लंबाई के अनुदिश मोड़े तो 2πr बराबर चौड़ाई। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 4 के बाद 5 नंबर सवाल पर क्या होगा। 5 नंबर सवाल को समझना क्या कहा। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर जो सवाल आपको कहा सर, 5 नंबर सवाल को समझिए। ये 5 नंबर सवाल कहा कि एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज और त्रिभुज ABC है, ABC, और त्रिभुज की भुजा दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। कहा गया कि 56 सेंटीमीटर सबसे बड़े भुजा पर अगर लंब डालेंगे उस लंब की लंबाई क्या होगा, एडी की लंबाई निकालना है। सबसे बड़े भुजा पर लंब डाला जा रहा है और सबसे बड़े भुजा कौन सा है, 56 सेंटीमीटर है। 56 सेंटीमीटर पर लंब डालेंगे तो लंब की लंबाई निकालना है। इस लंब की लंबाई निकालने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है तो इस त्रिभुज, इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। अब देखिए कि कौन सा त्रिभुज है सर, 25, 39 और 56। समकोण त्रिभुज है कि समबाहु है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण वाले क्षेत्रफल से निकालना है, फार्मूला से क्षेत्रफल। विषमबाहु है, विषमबाहु से निकालना है, समबाहु समद्विबाहु, सब अपना अपना कैटेगरी के अनुसार क्षेत्रफल निकालना। और कोई भी त्रिभुज आपको पता नहीं चला कि कैसा त्रिभुज है तो एक हीरो सूत्र आता है, वो हीरो सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना है, एस सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाले परिमाप के योग में 25 प्लस 39 प्लस 56 योग कर 2 से भाग दे देंगे। आपको 56 और 25 आपको आ गया 81 और 81 39 120। 120 में 2 से भाग दिए तो सेमी पेरीमीटर आया 60। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s का मान दे रखा है कि s का मान है जो 60 है और a घटाएं 25 इसमें से घटा तो 60 में से 25 गया तो आप कहिएगा कि 35 और 39 घटा 60 में से 39 गया तो आप कहिए क्या 21 और 60 में से 56 गया तो कहिएगा कि 4। 60 को आप लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 गुना 4 और 35 को लिख सकते हैं आप 7 गुना का 5 और 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3 और 4 को 4 लिख दिए। सबको तोड़ दिए, गुना नहीं करना है। अगर इस तरीका से आएगा तो सबको तोड़ना है। जो 2 बार आएगा रूट से बाहर 1 बार निकालेंगे। 3 यहां भी है, 3 यहां भी, 3 2 बार है तो 1 बार 3, 4 2 बार है तो 1 बार 4 बाहर आया, 5 2 बार है 1 बार 5 बाहर आया और 7 2 बार है तो 1 बार 7 बाहर आ गया। गुना किए तो 4 5 का 20 और 7 तिया का 21, 21 में 20 से गुना किए तो 420। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो कहते कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन इस लंब की लंबाई निकालना है एडी का। किसी भी त्रिभुज में अगर जो लंब डाल दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। आधार गुना ऊंचाई और ऊंचाई एडी है, लेकिन इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 420। काट रहे हैं, ये आपको कटा 28 से और 28 से 15 बार में कट गया 420। एडी का जो मान आया एडी बराबर 15 सेंटीमीटर, मतलब 55 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो इस लंब की लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर करके एडी का मान निकाल दिए। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 5 नंबर के बाद 6 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है, 6 नंबर सवाल क्या कहा। 6 नंबर सवाल पर आइए सर कि 6 नंबर जो सवाल आपको कहा ये क्या कहा। 6 नंबर जो आपको सवाल है, कहा गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्तीय टुकड़े से अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं और इनके 2 आपको सेक्टर काटा गया, छोटा छोटा त्रिज्यखंड काटा गया है 40-40 सेंटीमीटर 40 डिग्री पर, 40-40 80 डिग्री, तो बाकी शेष बचा कितना 360 में से 80 गया तो कहिएगा 280 डिग्री का बचा हुआ। टोटल 360 डिग्री होता है
उसमें से 2 को त्रिज्यखंड 40-40 डिग्री का काटा, तो बाकी जो बचा वो कितना का बचा है, 40-40 80 कट गया 80 डिग्री का, बाकी बचा हुआ है ये वाले पार्ट बचा हुआ है। और इस वाले पार्ट का कितना डिग्री है, तो आप कहिएगा कि जो ए वाले पार्ट है यहां से यहां तक जब 80 डिग्री है तो बाकी 280 डिग्री। इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। बाकी शेष गत्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, त्रिज्या जब 9 दिया है 3 दिया है तो 3 के स्क्वायर 9 आया। आर का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9, थीटा बचा 280 डिग्री और बट्टा में 360। 9 से कट गया 40 बार में 360 और 40 से 7 से गुना किए तो 280, मतलब कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष गत्ते का क्षेत्रफल बचा हुआ है। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको 6 के बाद 7 नंबर सवाल क्या कहा गया। 7 नंबर सवाल पर आइए, बात को समझना। 7 नंबर जो सवाल है सर, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज में कोई भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर बहुभुज में भुजा की संख्या n है तो आप कहिएगा कि शीर्ष की भी संख्या n होगा और इनके कोणों को भी संख्या n होगा। जितना बहुभुज में भुजा होते हैं उतना ही शीर्ष होते हैं और उतना ही कोण होते हैं, परंतु विकर्ण उतना ही नहीं होता है। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 होता है। त्रिभुज एक ऐसी सबसे छोटी बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या 0 होता है। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। अभी हमको विकर्ण ज्ञात करना है और कोई भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। अगर अंतःकोण का मान 135 डिग्री दिया हुआ है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि बाह्य कोण का मान 45 डिग्री होगा। और बहुभुज में भुजा की जो संख्या होता है सर वो 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य 45 बाह्य कोण है, 45 से भाग दे दिए तो आपको आ गया 8। भुजा की संख्या 8। इन भुजा की संख्या जब 8 दिया है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे कि बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है n इंटू n-3/2 होता है। n का मान 8 है, 8 में से 3 गया 5/2, 4 दूना 8, 4 5 का 20। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या 20 होगी। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 7 के बाद 8 नंबर सवाल पर 8 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है इसके बारे में समझना है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर जो सवाल आपको बोला गया, ये बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है 4:1:1। अगर कोण का अनुपात दिया है तो इन तीनों कोणों का योग आया आपको अनुपात में 6, लेकिन किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 6 का मान 180 डिग्री तो आप कहिएगा कि 1 का मान 30 डिग्री, 1 का मान 30 डिग्री, इसका भी मान 30 डिग्री और 4 का मान 120 डिग्री। उस त्रिभुज में कोण का मान दे रखा था और कोण का मान त्रिभुज अगर ABC त्रिभुज है तो एक 30 डिग्री का 2 को कोण है, 2 भुजा बराबर है और एक है जो 120 डिग्री का कोण है। एक कौन सा है 120 डिग्री का। आपको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर तो उनके आमने सामने का दोनों भुजा भी बराबर होता है और किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी बहुभुज के 2 भुजा बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल आया। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पर लंब डालते हैं तो असमान भुजा 2 बराबर भाग में बढ़ते हैं और एक कोण को भी समद्विभाजित करते हैं। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका 2 भुजा बराबर है। अगर यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये लंब एक भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांटा और कोण को भी 2 बराबर भाग में समद्विभाजित किया, मतलब 60 डिग्री। इतना बात समझ में आया होगा। आपको जो निकालना है सर, ये निकालना है कि सबसे बड़ी भुजा और परिमाप का अनुपात, त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा और इस त्रिभुज के परिमाप का रेशियो कितना होगा, निकालने जा रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि त्रिभुज में जो रेशियो होता है, अगर ये रेशियो 90 डिग्री एक मान दिया है,
एक 90 डिग्री दे रखा है और एक 30 डिग्री दे रखा है और एक 60 डिग्री। तो 90 के सामने 2, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 होता है। इस वाले त्रिभुज यहाँ एक डी देते हैं मान। आइए ए डी सी में 90 है और 90 डिग्री के सामने हम मान लिए कि 2x, 2 होता है तो 2x। अगर ये 2x है सर तो ये भी 2x होगा। तो 90 के सामने 2x है, 60 के सामने √3 होगा तो ये हो गया √3x। और यहाँ भी 60 डिग्री के सामने √3 होगा तो ये भी √3x होगा। अब आपको परिमाप पूछेंगे तो कहिएगा कि परिमाप सभी भुजा का योग होगा। सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा होता है और छोटा कोण के सामने छोटा भुजा होता है। तो बड़ी भुजा और इनका परिमाप का रेशियो निकालने जा रहे हैं। सबसे बड़ा भुजा बी और सी है √3x और √3x, तो आप कहिएगा 2√3x। और परिमाप ऐड किए 2x 2x 4x और √3x √3x, तो 2√3x मतलब 4 + 2√3x। x से x समाप्त हुआ, 2 से कटा तो ये आया √3, इसमें 2 से काटे तो 2 + √3 मतलब √3 अनुपात 2 + √3 आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल आप आइए सर जी कि नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। नेक्स्ट सवाल 8 के बाद 9 नंबर जो सवाल आपको कह रहा है, 9 नंबर सवाल कहा कि r त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बृहत्तम सबसे बड़ा से बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में सबसे बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिज्या r और r है, तो आप कहिएगा कि व्यास के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री मतलब कि समकोण त्रिभुज हुआ। और यहां से यहां लंब जब हम डाल दिए, क्या डाले, लंब डाल दिए, तो ये आपको आ गया बराबर बराबर भाग में ए बटा, और ये भी आपको क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या। अब इनका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। जैसा ही हम क्षेत्रफल निकाले r r और r, किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही त्रिज्या होती है और केंद्र से परिधि के बीच की जितना रेखा खींचा जाएगा सब आपस में बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज ABC है तो ABC का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार दिया है r 2r और r 2 से 2 कट गया r और r स्क्वायर, मतलब अर्धवृत्त में बनाया गया सबसे बड़ा से बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो r स्क्वायर के बराबर होगा। त्रिज्या r दे रखा था तो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल आप आइए सर 9 के बाद 10 नंबर पर, कि जो 10 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है। 10 नंबर सवाल क्या कहा, तो 10 नंबर सवाल पर आइए। 10 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण हुआ सप्लीमेंट्री एंगल कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण जो दो कोण का योग 90 डिग्री है, इसे पूरक कोण कहते हैं, और समपूरक कोण दो कोण का योग 180 डिग्री है, इसे समपूरक कोण कहते हैं। कंप्लीमेंट्री सी और एस, सी का मतलब कि 90 छोटा है, सी छोटा है, और एस बड़ा का मतलब 180 बड़ा है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल दो कोण का योग 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री और दो कोण का योग 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है दोनों का योग, और समपूरक कोण 180 डिग्री। अगर ये पूरक कोण है तो हम कहेंगे कि 80 डिग्री का जो पूरक कोण होगा तो कहिएगा 90 में से 80 चला गया, इनका जो पूरक कोण होगा वो 10 डिग्री होगा। 80 डिग्री का पूरक कोण, 80 डिग्री का पूरक कोण होगा वो 10 डिग्री होगा। और 10 डिग्री का रेडियन में अगर किसी का भी मान चेंज करना है तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना कर देंगे, आपको π/18 रेडियन आया, π/18। और π/18 ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, π/18 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर ऑप्शन में π/18 रेडियन।
नेक्स्ट सवाल आप आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको 11 नंबर क्या कहा जा रहा। 11 नंबर जो सवाल आपको कहा, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। पहला जो आपको कथन दिया गया है, पहला कथन है कि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर है तो वह समलंब चक्रीय है। हाँ, यदि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजा बराबर है, यदि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजा बराबर है तो यह एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज होंगे। कैसा? चक्रीय समलंब चतुर्भुज होंगे। कैसा चतुर्भुज होंगे? चक्रीय समलंब चतुर्भुज। अगर समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम का अगर असमांतर भुजा बराबर है तो उसे कहेंगे चक्रीय समलंब चतुर्भुज। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिनके असमानांतर भुजा बराबर होते हैं। जिनके दो असमानांतर भुजा बराबर है वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को चक्रीय समलंब चतुर्भुज कहेंगे। कैसा चतुर्भुज कहेंगे? चक्रीय। तो पहला ऑप्शन सही, पहला आपको स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपको यह दिया है सर कि यदि किसी वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, अगर ये वृत्त है और वृत्त के जो जीवा है जो त्रिज्या के बराबर दे रखा, अगर वृत्त का जीवा ए बी है और इनके वृत्त का जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि इस सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। और सभी भुजा आपस में बराबर का मतलब कि समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री। ये दो खंड बना है सर, एक है जो छोटा खंड है और एक बड़ा खंड है। आपको कहा कि दीर्घ वृत्त पर जो खंड बनेगा तो दीर्घ वृत्त पर बनाए गए खंड का जो कोण है कितना डिग्री होगा। यदि समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है और परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण के आधा होता है, तो इनके दीर्घ वृत्त खंड पर बनाया गया कोण 30 डिग्री होगा। यही कहा गया कि यदि त्रिज्या के बराबर है तो क्या दीर्घ वृत्त खंड पर बनाया गया कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। दूसरा स्टेटमेंट भी सही, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर देखिए कि दोनों किसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। नेक्स्ट सवाल आप आइए 11 के बाद 12 नंबर सवाल पर कि 12 नंबर जो आपको सवाल कहा गया क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर सवाल, यदि 4 के पावर 96 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर ज्ञात करना है। बात को समझिए, 4 के पावर 1 में 6 से भाग दीजिए, मतलब 4 के पावर 1 4 में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 4 आया। और 4 के पावर 2 का मतलब आपको आ गया 16 और 16 में 6 से भाग दिए तो भी रिमाइंडर 4 आया। 4 के पावर 3 में 6 से भाग दीजिए, मतलब 64 में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 4 आया। 4 के किसी भी पावर में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, रिमाइंडर में कोई बदलाव नहीं होता। तो 4 के पावर 96 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 4 ही होगा। 4 के कुछ भी पावर है 6 से भाग दिए, रिमाइंडर आपको 4 ही आएगा, इसके रिमाइंडर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप आइए सर जी 12 के बाद 13 नंबर सवाल पर कि 13 नंबर जो सवाल कहा गया, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर जो सवाल है, के किस मान के लिए x³ माइनस का दिया गया है 3x² प्लस का kx और माइनस का 10 का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो एक पूर्णतः विभाजित होगा तो रिमाइंडर 0, जिससे गुणनखंड मतलब जो गुणनखंड है x-5 तो x-5 बराबर 0, x बराबर 5। अगर इस समीकरण में x का मान 5 देंगे, पूर्णतः विभाजित है तो 0 के बराबर रिमाइंडर आएगा। तो x का मान 5 इसमें पुट कीजिए। 5 का क्यूब 125 माइनस का 5 का स्क्वायर 25 तिया का 75 प्लस 5 दिए तो 5 के माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि ये गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से माइनस 10 और माइनस 75 आपको आ गया माइनस का 85 और माइनस 85 में से 125 चला गया तो आप कहिएगा कि बचा 40 प्लस 5 के बराबर 0, मतलब 5 के बराबर माइनस का 40, के बराबर माइनस का 8, तो के का मान माइनस 8 आया। इसी के का मान फाइंड करना है। नेक्स्ट सवाल आप आइए 13 के बाद 14 नंबर पर। 14 नंबर आपको सवाल क्या कहा इसके बारे में समझना है। 14 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है सर, क्या बोला जा रहा है 14 नंबर सवाल कहा कि यदि संख्या n बराबर दिया गया है 35
गुना का 45 गुना का 60 और दिया गया गुना का 55 गुना का दिया गया है आपको 124 और गुना का दिया गया है 75। इसको कह रहा कि भाग दे रहे हैं 5 के पावर m से, तो m का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है कि m का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मान निकालने जा रहे हैं। मतलब कि अगर 5 के पावर m से भाग दे रहे हैं तो इसमें सबसे पहले 5 फाइंड करेंगे कि 5 कहाँ कहाँ है। तो आप कहिएगा कि 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 1 5 आया यहाँ। 45 को 5 गुना 9 लिख सकते हैं, 1 5 45 वाले में। 60 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 12, 1 5 60 वाले में। 55 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 11 और 124 में 5 की संख्या नहीं है। 75 को लिखिएगा 5 गुना 3, तो इसमें 2 गो 5, 2 3 4 5 और 1 6, 6 5 आया। मतलब कि m के अधिकतम मान कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो। तो मैक्सिमम 5 निकालना था कि 5 की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ 5 कितना आया, 6 हो। नेक्स्ट सवाल आप आइए 14 के बाद 15 नंबर सवाल पर कि 15 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर जो सवाल है सर, ये आपको 15 नंबर सवाल बोला गया। क्या बोला गया 15 नंबर कि एक दूध विक्रेता यह दावा करता है, मतलब कि दूध विक्रेता दूध को क्रय पर बेचता है लेकिन 20% लाभ भी कमाता है। 20% लाभ क्यों कमा रहा है, क्योंकि वो दूध में पानी मिला रहा। तो आपको दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने जा रहे हैं। अगर आज विक्रेता वो दूध में पानी नहीं मिलाता तो क्रय मूल्य पर बेच रहा था, क्रय मूल्य पर ही खरीदा और जिस मूल्य पर खरीदा उसी मूल्य पर बेचा, तो नहीं पानी मिलाता तो नहीं लाभ और नहीं हानि होता। आज लाभ किस वजह से हो रहा है, यदि दूध में जितना प्रतिशत पानी मिलाएगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा। तो उनका लाभ डिपेंड पानी मिलाने पर कर रहा, जितना प्रतिशत पानी मिलाया उतना प्रतिशत आपको लाभ होगा। तो अगर 100 दूध है तो 20% लाभ, तो उसमें 20 पानी मिलाया होगा। मतलब इनका जो रेशियो आया 5:1 आया। तो दूध और पानी का जो रेशियो 5 और 1। आपको पूछा कि इसमें दूध कितना प्रतिशत टोटल मिश्रण का है, तो हम कहेंगे कि दूध 5 है, टोटल मिश्रण कितना में, 6 में। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किए 50/3 और 50 में 5 से गुना किए 250/3%। देखिए पूर्णांक में देता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही मान है 250/3%। 15 के बाद 16 नंबर सवाल पर आइए कि 16 नंबर जो आपको सवाल बोला जा रहा है, 16 नंबर क्या कहा सर। 16 नंबर जो सवाल कह रहा है, 16 नंबर सवाल पर केंद्रित रहना। 16 नंबर सवाल कहा कि यदि x + y + z बराबर 0 है, तब आपको मान निकालना है x³ + y³ + z³ + 3xyz का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने जा रहे हैं। यदि a + b + 16, 6 नहीं है 16 है, x + y + z, ऐसा आपको बताए हैं कि यदि a + b + c बराबर 0 है, तब होता है a³ + b³ a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है, 3abc। कब, जब a + b + c बराबर 0 है। तो x + y + z बराबर 0 है, तब हम कहेंगे कि x³ + y³ + z³ है जो 3xyz के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 3xyz के बराबर। लेकिन प्लस का 3xy का है yz, तो 3xyz ए साइड भी जोड़ेंगे तो 3xyz ए साइड भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों ओर समान क्रिया करना पड़ेगा। जैसा ही 3xyz ऐड किए तो आपको आ गया 6xyz, तो इसका जो मान आया आपको 6xyz आया। नेक्स्ट सवाल आइए 16 के बाद 17 नंबर पर कि 17 नंबर जो सवाल आपको कहा गया, क्या कहा जा रहा है 17 नंबर सवाल समझना। 17 नंबर सवाल जो कह रहा है सर कि एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके झील के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मतलब कि अगर h ऊंचाई से किसी बादल, पक्षी या जहाज के देखा जाता है यहाँ, तो यहाँ जो देखा तो इसका जो उन्नयन कोण बना वो अल्फा बना, और जस्ट यही झील में प्रतिबिंब को देखा गया, ये पानी में देखा जा रहा। तो जैसा ही यहाँ से पानी में देखा तब इनका जो अवनमन कोण बना वो बीटा बना। कितने ऊंचाई से देखा जा रहा, h से।
फिर से बात को समझिए, अगर h मीटर ऊंचाई से किसी भी वस्तु को उड़ते हुए देखा गया, बादल को देखिए, हवाई जहाज को देखिए, पक्षी को देखिए, तब जो उन्नयन कोण बना वो अल्फा बना। लेकिन जस्ट उसका प्रतिबिंब उसी समय किसी झील में देखा जाए, समुद्र में देखा जाए, नदी में, तो बीटा उन्नयन कोण बना है। तब आपको जो मान निकालना है, वायुयान की ऊंचाई निकालना है, पक्षी की ऊंचाई निकालना है, बादल की ऊंचाई निकालना है, किसी का भी जो ऊंचाई निकालना है झील की सतह से, झील की सतह से या समुद्र की सतह से, जिसके सतह से बादल की ऊंचाई हो या पक्षी की ऊंचाई हो या वायुयान की ऊंचाई हो, उसका ऊंचाई निकालेंगे तब h इंटू का आपको आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा और बटा का साइन बीटा माइनस अल्फा। तो h का जो अभी मान दे रखा है वो 200 मीटर झील के ऊपर स्थित 200 मीटर ऊंचाई से दिख रहा है। तब अल्फा के स्थान पर 30 डिग्री है और बीटा के स्थान पर 60 डिग्री। तो 60 और 30 90 और साइन 90 डिग्री, और 60 में से 30 गया तो आप कहिएगा कि 60 में 30 गया तो 30 साइन 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 से ऊपर गुना हुआ तो आप कहिएगा कि ये जो बादल के झील के सतह से ऊंचाई है जो 400 मीटर ऊंचाई ऊपर है। तो नेक्स्ट ये वाले फार्मूला याद रखना कि आपको पशु पक्षी किसी को भी पूछे, वायुयान को पूछे, हवाई जहाज को पूछे, तो वो जो आपको आएगा h इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों के योग साइन के साथ और दोनों के अंतर साइन के साथ बटा में कर देना। नेक्स्ट सवाल आइए 17 के बाद 18 नंबर सवाल पर। जो 18 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है सर? 18 नंबर सवाल पर आइए। 18 नंबर जो सवाल बोला गया ये कहा जा रहा है आपको 18 नंबर सवाल कि एक कार किसी दूरी को पहला 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरा 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तब आपको पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी कि सभी का एवरेज वेलोसिटी औसत चाल क्या होगा। कल भी ऐसा सवाल था, आज भी है। कल 4 को दिया था, चारों दूरियां बराबर, आज तीनों दूरियां बराबर दिया। अगर तीनों दूरियां बराबर दिया है तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 10 20 और 60 का एलसीएम जो लिए तो 10 20 60 का एलसीएम आ गया 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर तीनों दूरियां 60-60 माने। तो अगर जो 60 किलोमीटर दूरी है, टाइम निकालने जा रहे हैं, तो 60 किलोमीटर दूरी 10 के चाल से चला तो 6 घंटा लगा, और 60 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से चला तो 3 घंटा लगा, 60 किलोमीटर की दूरी 60 के चाल से चला तो कहिएगा कि 1 घंटा लगा। टोटल कितना घंटा समय लगा? 10 घंटा समय लगा। एवरेज वेलोसिटी औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 60 60 120 और 60 180। 180 टोटल दूरी है और टोटल समय 10 घंटा, 10 से भाग दिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा इनका एवरेज वेलोसिटी आया। अब आ जाइए 18 के बाद 19 पर। 19 नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आइए कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर सवाल पर आइए। 19 नंबर जो सवाल आपको बोला सर, एक कार किसी दूरी को एक समान चाल से 8 घंटा में तय करती है। माने कि उस कार का चाल x है और x को 8 घंटा में तय किया तो x गुना का 8। अब है जो इसका चाल बढ़ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तब इनका समय 7.5 घंटा लगा। 7.5 घंटा का मतलब 15/2 घंटा लगा। लेकिन दोनों दूरियां तो वही हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। जो 8 घंटा में x के चाल से चलता है वही दूरी x प्लस 4 के चाल से 7.5 घंटा में चलता है। दोनों दूरी को आपस में बराबर कर दिए, कट रहा है नहीं, गुना किए तो 8 दूना का 16x बराबर आपको आया 15x प्लस का 60। अगर चाल पूछता तो कहते कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन आपको दूरी पूछा और दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर x का मान 60 है, 60 में 8 से गुना किया तो 480 किलोमीटर। या तो आप यहाँ भी रखिएगा, दोनों में कहीं भी x का मान रखकर दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए 19 के बाद 20 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन कि 20 नंबर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है सर? कह रहा कि कोई गेंद अपनी उछाल में जितनी ऊंचाई से गिरती है उसका 2/3 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 36 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो अपनी तीसरी उछाल में यह कितना उठेगी? तीसरी उछाल, पहला उछाल हम कहेंगे कि पहला उछाल में 2/3 उछलेगी,
तो पहला उछाल में आपको 12 और 12 दूना का 24 मीटर है, आपको पहला उछाल में हुआ। दूसरा उछाल में आइए तो दूसरा उछाल में 24 का 2/3 उछलेगा तो आपको आया 16 मीटर। और तीसरा उछाल पूछा जा रहा है तो तीसरा उछाल 16 का 2/3 और 16 का 2/3 32/3 मीटर। यही तीसरा उछाल में जो गेंद उछलेगा वो 32/3 मीटर उछलेगा। पहला उछाल 24 मीटर का, दूसरा उछाल 16 का, तीसरा उछाल 32/3 मीटर का। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आसान तरीका से समझ में आया होगा। और जो आपको बोले हैं टेस्ट और टारगेट के बारे में वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने आईडी पर, फेसबुक आईडी हो, व्हाट्सएप आईडी हो या टेलीग्राम हो, सब पर शेयर कर दीजिए। और अपने जितने से ज्यादा दोस्त को इस चैनल पर आप जुड़ा सकते हैं, क्योंकि टारगेट बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।